अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से सजने जा रहा है। क्वालिफाइंग राउंड शुरू होने वाला है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट की बहार कल से शुरू होने जा रही है। तो इस हवाले से शायकीन कितने पुरजोश हैं, किसकी कितनी तैयारी है, कौन से फास्ट बॉलर मैदान में उतर रहे हैं, किसकी कारकर्दगी माजी की निस्बत बेहतर होगी, और इतना अरसा कोविड के दौरान जो क्रिकेट की रौनकें बहाल नहीं हो सकी, अब वो शायकीन की मौजूदगी में जब बहाल हो रही हैं तो ये कितने मुख्तलिफ रंग होंगे। इस सब कुछ पे बात होगी वर्ल्ड कप के फाइनल तक, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी प्रोग्राम में, इसी टाइम। हर रोज 11:03 पर आप फिफ्थ अंपायर देख सकते हैं। कुछ अंपायर ऐसे हैं जो आप मैदान के अंदर देखते हैं, फिर उनका रिव्यू किसी अंपायर के जरिए आपके सामने आता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे फिफ्थ अंपायर मौजूद है जो पूरे के पूरे मैच का आपको रिव्यू देगा। फिफ्थ अंपायर मेरी मिसाल आमिर सोहेल साहब, साबिक कप्तान, पाकिस्तानी लेजेंड। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। पूरा महीना जो हम इधर क्रिकेट का बोलबाला करेंगे, क्रिकेट के दीवानों पे बात करेंगे, क्रिकेट की टैक्टिक्स पे बात करेंगे, तो सबसे पहले आज हम आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के हवाले से ही। अब जिस तरह क्वालिफाइंग राउंड ख़त्म होगा, पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच होगा, शायकीन तो काफ़ी पुरजोश होते हैं, और पाकिस्तान इंडिया के माबैन जो मुकाबला होता है ये तो हमारी एक किस्म की रिवायती जंग है। तो क्या समझते हैं हमारी जो टीम सेलेक्शन है, टीम सेलेक्शन को लेकर आगाज़ करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। टीम सेलेक्शन कितनी अच्छी लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 92 न्यूज़ HD का हिस्सा बनने का, और स्पेशली एक बहुत बड़े इवेंट का। काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और जहाँ तक देखें पाकिस्तान टीम की बात है, सिलेक्शन एक ऐसा मैटर है कि आप हर किसी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते आप। इट्स अ थैंकलेस जॉब। कई लोगों का ओपिनियन होता है नहीं इस तरह, नहीं इस तरह होना चाहिए था। अब चूँकि टीम बन गई है, अब इसी को बैक करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, मेरे लिहाज से इफ्तिखार अहमद की सिलेक्शन जो है, क्योंकि वहाँ पे जो पिचेस हैं, हमने जो वहाँ पे रीसेंट क्रिकेट देखी है, वो फास्ट बॉलर्स को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। स्पिनर्स और जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हाईलाइट हुई हैं यहाँ पे। सो आई थिंक जो उनकी रीसेंट फॉर्म थी और जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, आई थिंक ही शुड हैव बीन सिलेक्टेड। नेवरदलेस जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, अब उनको इंटेलिजेंटली यूज़ करना जो है हमें चाहिए, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके हमें प्लेयर्स को बता देना चाहिए कि ये फाइनल कॉम्बिनेशन होगा, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, क्योंकि अबू धाबी में भी क्रिकेट होनी है, शारजा में भी और दुबई में भी, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एक आधी चेंज जो है वो लाजमी होती है। आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला लेते हो या एक को कम कर देते हो, तो वो आपने सारी टीम को बता के उनके रोल डिफ़ाइन कर देने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो कंडीशंस वहाँ पे हैं, अभी जो हमने रीसेंट क्रिकेट देखी है, वहाँ पे जो पहली इनिंग्स है वो बड़ी ख़तरनाक हो रही है, क्योंकि जब भी आप पहले बैटिंग करने जाते हो तो आप सोच के जा रहे हो आपने 200 करना है, और आप 135 और 140 ही कर रहे हो। आप क्या समझते हैं कि अबू धाबी का ग्राउंड हो या यूए का कोई भी ग्राउंड हो, वहाँ पे एवरेज 170 ही हो तो चेस करने में आसानी? देखिए, चेस टीमों ने किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन वो 150 और 160 बड़े आराम से कर लिया, क्योंकि प्रेशर ही नहीं आया, क्योंकि दूसरी टीमें वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जिस तरह मैंने कहा कि वो 200 का सोच के 135 पे या 40 पे आउट हो रही थी, उसके बाद चेस बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप जो है वो बगैर प्रेशर के आराम से जाके, कोई आपको फिक्र नहीं है कि रन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऊपर जा रहा है, या अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो प्लमेट कर रहा है, तो आप आराम से उसको अचीव कर जाते हो। एक वेन्यू है जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, वो भी अबू धाबी में। ये एक आधे मैच में दुबई में भी स्कोर हुआ है, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है उस रीजन में, क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा अब इस रीजन में होती है, तो पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी टायर्ड हैं, और टायर्ड पिचेस के ऊपर आपकी जो सोच है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने 200 का किया और प्लेयरों ने जाके छक्के मारने की कोशिश की, वो सारे मैचों में एक में लग जाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली बड़ा मुश्किल होगा। सो अगर आप मेजर्ड अप्रोच के साथ इन पिचेस के ऊपर खेलेंगे और मेजर्ड टारगेट जो है वो जहन में लेके चलेंगे, तो ये टीम मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सिलेक्ट हुई है, इसमें देखें बाबर आपके पास रिलायबल बैट्समैन है। सही। बाबर की जब आप बात करते हैं, पहले उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि बाबर जो है बड़ी शॉट्स नहीं खेलते, आराम से खेलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इम्प्रूव किया है,
अब उन्होंने छक्के मारने शुरू किए। अब जो डेंजरस चीज़ जो है, अगर आप दोनों की एवरेजेस निकालें यूएई में तो वो 20 के करीब हैं। सही, ठीक है, रिजवान और बाबर की। सो आपने बड़े सही क्लियर थिंकिंग के साथ जाके प्लान को एग्जीक्यूट करना। अगर ज़रा सा भी झोल हुआ तो मुसीबत पड़ सकती है। सही। हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि नाज़रीन, इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के हवाले से अगर कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाएं तो ये प्रोग्राम जो है ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर डिवाइड होगा, जिसमें लोगों के तासुरात भी होंगे कि लोग मैच को लेकर क्या तासुरात रखते हैं, लोगों के सवालात भी होंगे कि लोगों के जहन में टेक्निकल सवाल क्या है, तकनीकी महारत लोगों के अंदर क्या है और वो प्लेयर के अंदर क्या देखना चाहते हैं। हम किसी एक सवाल का इंतखाब करेंगे, उसको इनाम से भी नवाजा जाएगा जिसका बेहतरीन सवाल होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इस ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा बनेंगे, बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स को भी हम साथ लेकर चलेंगे और उनकी राय भी जानेंगे। तो आज हमें पहले प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर दनेश कनेरिया साहब ने। दनेश साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह आमिर भाई के साथ आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है, हम भी काफ़ी पुरजोश हैं, आप भी पुरजोश होंगे। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, अगर क्वालिफाइंग राउंड हम गुजार दें तो पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के साथ, आज हम कबल अज़ वक्त उस पर बात कर लेते हैं, उम्मीद आपको क्या वाबस्ता है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, और 92 न्यूज़ HDTV का पहला T20 वर्ल्ड कप का प्रोग्राम और आमिर भाई के साथ शो कर रहा हूँ। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी दैट आमिर भाई के साथ शो कर रहा हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है, आमिर भाई ने बात की, पूरी क्लियर कट बात की, बट वन थिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट वेयर डज वी स्टैंड। हमारी जो क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, T20 का फॉर्मेट भी देख ले, हमने ऊपर जाने की तरफ सोचा नहीं। सिलेक्शन कमेटी की जब बात की, सिलेक्शन कमेटी डिड हैव who to select and who to not to select. They were like confused.com. अगर मैं मोहम्मद वसीम की बात करूं, उसको भी नहीं पता था कि कौन से लड़के मेरे T20 के अंदर 20 लड़के हैं, क्योंकि आप पहले लड़के सेलेक्ट करते हो फिर आप लड़के चेंज कर जाते हो। अभी आपने बैटिंग को बढ़ा दिया है, जिसमें आपने आजम को बाहर निकाला है, बाकी खुशदिल शाह को बाहर निकाला है, हसनैन फास्ट बॉलर को बाहर निकाला है, आपने बैटिंग को बढ़ा दिया है, हैदर अली को लेके आ गए, फकर जमान जो पहले ही होना चाहिए था टीम के अंदर, सरफराज को लेके आ गए, बैटिंग को आपने बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, जहाँ पर इफ्तिकार की बात की आमिर भाई ने, नो डाउट इफ्तिकार ने भी नेशनल T20 में ही शोड इमेंस गुड परफॉर्मेंसेज, उसने जबरदस्त परफॉर्म किया, उसकी फॉर्म वापस आई है। जब वो पाकिस्तान की तरफ से T20 खेल रहा था, जितने उसने मैचेस खेले उसमें बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया, सब लोगों ने उस पर तनकीद भी की, मैं उसमें खुद था कि उसको तनकीद किया था कि ये किसके बेस पे खेला, लेकिन उसने अपने आप को शो किया। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि मोहम्मद हफीज इज 100% फिट टू बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। जो उसकी परफॉर्मेंस रही है बैटिंग के हिसाब से, इंग्लैंड का टूर देख ले, वेस्ट इंडीज का देख ले, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। और अभी जब से उनको डेंगू हुआ है, जो उनकी फिटनेस लेवल है, क्या ही 100% फिट, क्या हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये हफीज का आखिरी वर्ल्ड कप है तो हमने उसको मौका दे दिया, कि क्या हम इफ्तिकार को जो फॉर्म के अंदर है, जो खुद ऑफ स्पिन भी कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है और फॉर्म के अंदर है, क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते थे? ये देखिए, ये सारे डिसीजंस होते हैं लेने के लिए कि आप सीनियर या जूनियर को नहीं देखते, यहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या मैटर करता है, पाकिस्तान के लिए क्या बेटर है, वो आप टीम सेलेक्ट करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में यानी आप दनेश साहब ये समझते हैं कि यहाँ पे तजर्बाकार खिलाड़ी अगर जो है तो उसको नहीं देखा जाएगा, देखा ये जाएगा कि किसका खेल फॉर्म के अंदर ज्यादा है। आमिर भाई कितना अग्री करते हैं दनेश साहब के साथ कि अगर फॉर्म अगर आपने देखनी है तो फिर तजर्बाकारी या सीनियर प्लेयर नहीं देखा जाता? देखिए, बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्रिकेट में जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो जो आप प्रेफर करते हैं सबसे पहले वो ये है कि फॉर्म में कौन सा प्लेयर है इस वक्त, और ये टेबल के ऊपर क्या लेके आ रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन के हकदार वही होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमने ये सारी चीज़ें सोची नहीं। एक प्लेयर, मैं जो यहाँ पे चीज़ कहना चाहता हूँ, जब सिलेक्शंस आप करते हैं, एक प्लेयर जब आप उसको पहली दफ़ा मौका देते हैं तो वो प्लेयर जो है पहले अपने जगह बनाने के लिए टाइम लेता है, सीमेंट करने के लिए, अपने आप को बिलोंग फील करने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है। जब वो अपने आप को फील करना शुरू होता है कि येस आई बिलोंग है, तो उसके बाद वो टीम के लिए खेलना शुरू करता है। और लेट मी टेल यू कि टीम के लिए खेलना कितना आसान है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आप जाके जज्बे के साथ खेलते हो, मैंने टीम के लिए खेलना। जब आप कम बैक करते हो ना, लेट मी टेल यू, आपकी टांगें कांप रही होती हैं, वो आप अपने लिए खेल रहे होते हो, तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर होते हैं।
हुआ ये पिछले काफ़ी अरसे से ये है कि सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से प्लेयर इन एंड आउट होते रहे। वो आज भी फील करते हैं कि यार अगर मैंने 2 मैचों में ना अच्छा किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और यही जो है रिफ्लेक्ट करता है सीनियर प्लेयर्स के ऊपर भी। प्रेशर जो है वो आपसे बड़ी गलत चीज़ें करवाता है। तो आई थिंक ये तो हो गया, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें इन चीज़ों से सीखना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है। जब हम बात करते हैं ना फेयरलेस क्रिकेट खेलने की, तो फिर पॉलिसीज़ भी जो है इस तरह की होनी चाहिए कि प्लेयर को वो इनकरेज करें कि वो फेयरलेस जाके क्रिकेट खेलें। दिनेश भाई, क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब 2 टीम्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसके बाद एक बड़ा टूर्नामेंट है और उसी के लिए हमने तैयारी करनी थी उस सीरीज़ के अंदर, लेकिन उसका मौका तो हमें मिल नहीं सका। अब हमने एक स्लोगन अपनाया कि इसका बदला हम वर्ल्ड कप में लेंगे। क्या ऐसा स्लोगन देना चाहिए खेल में? I don't think so, yaar. Come on, yaar. We have to now grow up. Like we are living in 21st century now. We have to grow up. के यार ठीक है 2 टीम नहीं है, लेकिन आप 2 साल से क्या कर रहे थे? मिसबा और वकार ने क्या कर दिया? कौन सी आपकी टीम डेवलप कर दी? कौन से प्लेयर बना दिया? यहाँ तो ये बैटिंग की बात करें आप, बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख ले कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में द सेलेक्टर्स डिडंट हैव एनी क्लू कि जाहिद महमूद को T20 में रखना है कि उस्मान कादिर को रखना है। शादाब खान की वो परफॉर्म नहीं हो रहा उस बॉलिंग से, उस पेस से बॉल नहीं कर रहा, वो विकेटें नहीं ले रहा वो बॉल से। आप उसका नेशनल T20 का रिकॉर्ड लेके, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज जो है दे आर नॉट विकेट टेकिंग बॉलर्स, दे आर द स्टॉक बॉलर्स। आपको विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में शहनशाह अफरीदी जो है वो एक अकेला प्लेयर है जो विकेटें ले सकता है। उसके अलावा हसन अली है, वो उसको वो कर सकता है, बैक कर सकता है, लेकिन हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा रन्स पे चले जाता है, बहुत ज़्यादा रन्स देता है। आपने ये 2 टीमों को, तो ठीक है आप मना कर रहे हो कि 2 टीमें नहीं आए, हमने उससे बदला लेना है, हमें उससे वो करना है, लेकिन आपने 2 साल पहले क्या किया? हमेशा से ये होता आ रहा है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री नज़र आ रही है मुझे तो, कि जब भी कोई इवेंट आता है, वर्ल्ड कप आता है, चाहे वो T20 और 50 ओवर हो, उसके पहले हम एक नारा लगा देते हैं यार हमारी जो है रीबिल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। तो भाई 2 साल पहले आप क्या कर रहे थे? इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, श्रीलंका, दे ऑल मेड दे 2-2 टीमें बना के रखी हुई है यार। हमारे पास तो बेंच के ऊपर लड़का ही नहीं है पीछे कि हमारी दूसरी टीम भी बन जाए। हम तो प्लेइंग 11 के अंदर ही दिनेश भाई कुछ हद तक पॉजिटिव रहते हैं, आज पहला दिन है, पॉजिटिव कुछ हद तक रहते हैं हम। मैं आपकी जानिब आता हूं, वापस आता हूं। हम ये देखते हैं कि किसी भी टीम का जो बैकअप है ना, वो शायकीन होते हैं। कौम का जज्बा, कौम की दुआएं आपका मोराल बुलंद करते हैं। हम ये देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट क्या राय रखते हैं, पहले वो मुलाहिजा करते हैं, को आगे बढ़ाएंगे। मैं दुआ करती हूँ कि हमारे जो है ना पाकिस्तान जो है ना कामयाबी हासिल करे और जो है ना वो फाइनल तक पहुँच जाए। हम लोग पुरजोश हैं, पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम ही इस दफ़ा जीतेगी। इंशाल्लाह इस वक्त हम इंडिया से हमारी टीम जीतेगी। शुएब मलिक और हफीज़ मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि वो हमारे एक्सपीरियंस जो हैं खिलाड़ी हैं। हमारी जो टीम है ना इस वक्त मलिक और उसके आने से पहले कमज़ोर थी। नो डाउट हमारे लड़के खेलते हैं मगर प्रेशराइज हो जाते हैं। जो चेंजेस हुई हैं, एक सरफराज के एडिशन और शोएब मकसूद अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह शोएब मलिक का आना, तो ये एक मुझे एक बेटर लग। आमिर भाई देखें, आपके जो शायकीन हैं वो किसी भी जगह पे मायूस दिखाई नहीं देते, रत्ती बराबर भी नहीं। उनका यही मानना है कि टीम बेहतरीन परफॉर्म करेगी। अब राय किसी की अलग अलग हो सकती है। अब जो पुराने लोग हैं वो ये समझते हैं कि तजर्बाकार खिलाड़ी बीच में शामिल हैं, प्रोफेसर का एडिशन जो है, सरफराज की वापसी जो है, शुएब मलिक का आना जो है वो टीम को ज़्यादा मजबूत करेगा। क्या समझते हैं कि लोगों की राय किस हद तक गेम में मुकद्दम होती है और गेम असल में कितना मुकद्दम होता है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और लोगों की उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की टीम है। अब वर्ल्ड कप में वो तो चले गए हैं और हमें यही दुआ करनी चाहिए कि जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे किसी की नज़र में वो डिज़र्व नहीं करते थे टू बी इन द टीम, लेकिन अब चले गए हैं। अब हमें दुआ करनी चाहिए कि ये अच्छा करें। मैं ये समझता हूँ कि शुएब मलिक की परफॉर्मेंस सिलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पे पिचेस थोड़ी सी टायर्ड हैं और थोड़ी स्लो इस साइड पे हैं। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे आपको प्लेयर चाहिए जो गेम को एंड तक लेके जाए और आखिरी 3-4 ओवर में छक्के मार के आपका टोटल जो है उसको फाइटिंग टोटल की तरफ कन्वर्ट करे, या फाइटिंग से उसको मौके पैदा करके विनिंग टोटल की तरफ लेके जाए। तो उनके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पे हर गेंद पे छक्का नहीं लगना, एक आधे मैच में लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे
जो कंट्रोल्ड इनिंग्स होगी वही आपको मैचेस जिताएंगी। और शोएब मलिक की इस वक्त जो फॉर्म है और जो उनका एक्सपीरियंस है, अगर उसको कंबाइन करें और दुआ करें कि हफीज़ भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। अगर वो इम्पॉर्टेंट मैचेस में से सिर्फ 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस तो सेमीफाइनल में जाने के बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। सही। दिनेश भाई, आप क्या राय रखते हैं? सरफराज अहमद की शमूलियत, तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तासुर ये पाया जाता है कि अगर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग के तौर पर मौजूद है तो फिर सरफराज अहमद की जगह वहाँ पर नहीं बनती। तो अब सरफराज अहमद का वहाँ पर चुनाव ये किस हद तक सूदमंद? सरफराज का चुनाव होना पहले ही हो जाना चाहिए था उसको सिलेक्ट, लेकिन आप देखें कि नो डाउट कैच पहला दिन है, हम पॉजिटिव बात करनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ लोगों को थोड़ा सी एक जानकारी भी होनी चाहिए कि चीज़ें क्या हो रही है। सरफराज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर कप्तान, उसको आपने कप्तान से हटाया, उसको आप बेंच पे लेके आगे, फिर आपने उसको चांस मौका ही नहीं दिया। उसके जो ताल्लुकात थे मिसबा के साथ डिफरेंसेस थे, वकार भाई के साथ डिफरेंसेस थे, वो अलग चीज़ होती है। जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो कंट्री कम फर्स्ट टू यू, डिफरेंसेस साइड पर जाती है। सरफराज कैन प्ले अ वेरी की रोल। अगर देखें कि उसकी जगह नहीं बनती, एक विकेट कीपर के साथ आप जाओगे, एक विकेट की, लेकिन अगर आपकी बैटिंग के अंदर कहीं हफीज नहीं चलता है या तो फिर अपना जो है फकर जमान जो है उसको अपना ऑर्डर नहीं मिलता है, तो आप सरफराज को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जो बैटिंग मैं कहूँगा कि बॉलिंग ऑलराउंडर, जहाँ हम अब्दुल रज़ाक की, अजहर महमूद की बात करते, हमने अभी तक वैसा लड़का प्रोड्यूस नहीं किया। फ़हीम अशरफ था, उसको हमने वैसा रन थ्रू नहीं दिया, ना उसने उस तरह परफॉर्म किया। अनवर अली था, उसको हमने ज़ाया कर दिया। तो आई थिंक वहां पर उसकी जगह बन सकती है अगर कोई बैटिंग में क्लिक नहीं करता। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि सरफराज को जो है प्लेइंग 11 में पहले मैच में जो है मौका मिल जाए। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि अव्वल तो मैं इस हक में नहीं था कि सरफराज को कप्तान चेंज किया जाता। सही। देखिए, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस भी जो थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन प्लेयर को जब ज़रूरत होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट की, और जो सपोर्ट स्टाफ है, अगर कोई प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा तो उसको गाइड करें कि आप क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपसे स्कोर नहीं हो रहा। अगर आप उसको गाइड करके उसको वापस फॉर्म में लेके आते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में लोग करते हैं, इसलिए आप जो है कोचेस को हायर करते हैं कि प्लेयर जब मुश्किल में आएगा उसको आपने हेल्प आउट करना है। और जितने प्रेशर हैं आजकल कप्तान से, वो उससे कप्तान से उठाने हैं। लेकिन ये नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्लेयर बनाने वाले अब नहीं रहे, प्लेयर ख़राब करने वाले बहुत ज़्यादा आ गए। मेरा एक सवाल है, और मैं इस पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सरफराज की सिलेक्शन ज़रूरी नहीं थी, यहाँ पे इफ्तिखार को लेके आना चाहिए था। हाँ, स्टैंड बाय विकेट कीपर आप उनको रख सकते थे। 40 फ्लाइट्स जाती हैं एमिरेट्स में पाकिस्तान से, आप 2 घंटे में सरफराज को वहाँ पे लैंड करवा सकते हैं। आप राय मुख्तलिफ रखते हैं। मेरा एक सवाल है, वो बुनियादी सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हम ये कहते हैं कि ऑलराउंडर जो है वो ऑलराउंडर अभी तक पाकिस्तान बड़े पैदा नहीं कर सका जिस तरह माजी में देखने में आए। ऑलराउंडर ना बनने की वजूहात क्या? अगर आप ऑलराउंडर की बात कर रहे हैं, देखें, अगर आप बात करते हैं ऑलराउंडर में एक चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि या तो वो बहुत तगड़ा बैट्समैन होना चाहिए और बॉलिंग आपको वो करके दे जहाँ पे मुश्किल हालात हों, आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आए, और या बॉलर पूरा हो और बैटिंग में जब ज़रूरत पड़े इंपॉर्टेंट रन्स की वो करके दे। अब आप जैक कॉलिन्स और ये वाले प्लेयर जो हैं ऑलराउंडर्स, उनकी जो है वो अभी तवक्को नहीं कर सकती। आपको डेवलप करने पड़ते हैं, आपको रिकग्नाइज़ करना पड़ता है टैलेंट सबसे पहले, और उस टैलेंट को आपने हार्नेस करना है, हॉर्न करना है, उसके बाद उसको सपोर्ट करना है, फिर जाके इतने बड़े प्लेयर बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन पॉलिसीज़ आपकी हैं, आप 2 मैचेस खिलाते हैं, उसके बाद बाहर कर देते हैं, उसके बाद दूसरे को ले आते हैं, फिर तीसरा आ जाता है। आप देखें, आपके पास इस वक्त 6 ओपनर्स हैं, पहले आपके पास था ही नहीं, अब 6 ओपनर्स हैं। कोई छठे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, कोई चौथे पे कर रहा है, और जो छठे नंबर वाला है वो ओपन कर रहा है। आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन बात यह है कि टाइम आएगा, सबको समझ आएगी और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, और जो लिटरी ऑफ मिस्टेक्स हैं जो पीछे कमिट हुई हैं वो ठीक होंगी। यानी वक्त आएगा, वक्त लगेगा मजीद बेहतरी आने में, और रफ्ता रफ्ता हम बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए मजबूत और मरबूत हिकमत अमली चाहिए जो काफ़ी लंबे अरसे तक चल सके, और जो फैसले हमने किए उस पर हम कायम भी रह सके। बहुत शुक्रिया दिनेश कनेरिया साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में आवाम की राय भी शामिल करेंगे, गैर मुल्की क्रिकेटर्स की राय भी होगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आमिर भाई, जिस तरह हम ब्रेक से पहले अपनी राय दे रहे थे, आप अपना तज्जिया पेश कर रहे थे, दिनेश कनेरी के साहब ने अपना किया। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ कि अवाम क्या राय रखते हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, अवाम के सवालात क्या हैं, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं कि मैनेजमेंट किस नज़र से मैच को देखती है और अवाम किस नज़र से देखते हैं। तो पहले मुलाहिज़ा कर लेते हैं। आमिर सुहेल साहब, पूरी दुनिया की टीमें 200 प्लस गोल कर रही हैं, हमारी टीम क्यों नहीं कर रही? हम अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद जैसे ऑलराउंडर क्यों पैदा नहीं कर सके? गुज़श्ता वर्ल्ड कप में हमारे पास सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे, वो कमी हमें इस वर्ल्ड कप में महसूस होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो ओपनर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, दूसरी टीमों के लिए कितना खतरा साबित हो सकते हैं? आमिर भाई, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भारत को क्यों नहीं हरा पाती? ले आमिर भाई, एक सवाल तो मेरा ही निकल आया कि ऑलराउंडर बड़े क्यों नहीं पैदा हो रहे पाकिस्तान के अंदर, उसका तो जवाब हम पहले दे चुके हैं। दूसरी बात ये कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये है कि तजर्बाकार खिलाड़ी होने चाहिए और बड़े टूर्नामेंट में हमारे पास नहीं होते, तो फिर ये सवाल वहीं का वहीं पे खड़ा है। क्या राय रखें? देखिए, बात यह है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अब जो करने वाली चीज़ है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आपने सही तरह यूटिलाइज़ करना है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं लोगों के, उनको आपने वर्ल्ड कप के बाद अब एड्रेस करना है। हाँ, जो रीसेंट फॉर्म्स हैं उनको एड्रेस करने के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराउंडर क्यों नहीं है, ग्रूम करने की ज़रूरत है। सही। देखिए, अच्छा कप्तान एक बॉलर को बहुत जल्दी बना देता है। अच्छा बॉलर, आपने बॉलर को मरवाना है और उसको ग्रूम नहीं करवाना, तो आप मुश्किल हालात में सीधी विकेट के ऊपर उसको मार पड़वाए जाएं एज ए कैप्टन, और उसका कॉन्फिडेंस टोटली शेक हो जाएगा। कप्तान ने बॉलर को अगर कॉन्फिडेंस उसका हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है, उसको मोमेंट चूज़ करने हैं कि अगर कोई यंगस्टर है, सही मौके के ऊपर आप बॉल कराओगे, उससे उसको विकटें मिलेगी, उसका कॉन्फिडेंस आएगा। अगर विकटें नहीं मिले, अच्छे गेंद कर गया तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी तरह बैट्समैन जो ऑलराउंडर हैं, उनको आपने ऐसा प्लेटफॉर्म देना है या उसको ऐसे मौके के ऊपर भेजना है जहाँ पे वो जाके अपनी एबिलिटी के मुताबिक जाके परफॉर्म करे, 2-3 मैचों में करे, एक सवाल इसी में से ले लेते हैं। हमारे बेशतर प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीग्स खेलते हैं जाके, अब लीग्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कुछ और तरह की होती है, हमारे इंटरनेशनल मैचेस में और तरह की होती है। यानी कभी कभार तो वहाँ पे लेते धमाकेदार एंट्री है उसकी, और वहाँ पे लोग सराहते हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पजीराई बेइंतहा करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस और तरह की है। लीग्स थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, लीग्स में आपके 3-4 ओवरसीज़ प्लेयर्स होंगे प्रोफेशनल्स, उसके बाद लोकल टैलेंट होता है जो कई दफ़ा रॉ भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें आपके एक्सेल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उसमें चूँकि इनएक्सपीरियंस लड़के हैं, तो उनसे गलतियों की आप उम्मीद रख सकते हैं और उनके ऊपर वो कैश कर जाते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपकी टेक्निक्स को वर्कआउट कर लेते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम जब तैयारी करते थे बॉलर्स के ख़िलाफ़, हम ये देखते थे कि कौन सा बॉलर जो है जो अपनी फाइनल स्ट्राइड लंबी के साथ बॉल करता है, उसने गेंद ज़्यादातर आगे करने, जो छोटी स्ट्राइड के साथ बॉल करता था उसने गेंद बैक ऑफ द लेंथ करना है। हम तैयारी करके जाते थे, और हम जो है जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करता था, बैक फुट के ऊपर तैयार हैं, जिसकी लंबी स्ट्राइड है उसने आगे गेंद फेंकना, उसको आगे के लिए तैयार है। सो आपकी तैयारी अब जो है, जितनी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो आपके लिए इतना आसान हो गया। अब जो आपकी वीकनेसेस है ना, वो इस तरह करके जो है एक्सपोज होती हैं, और जब आपकी वीकनेस होगी, एक्सपोज होगी, उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे ऑपोजिशन वाले। सो जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, टेक्निकली आप स्ट्रांग नहीं होगे, तो आपको मुसीबतें तो पड़ती रहेंगी। सही। हम कुली तौर पे भी जायज़ा लेंगे, लेकिन एक सवाल, वो जो स्पेसिफिक सवाल था उसमें ये था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर भारत से जीतता क्यों नहीं? ओह, बड़ा ही मुश्किल सवाल कर दिया आपने। काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, लेकिन आई थिंक हमारा जो है, जब हम बहुत ज़्यादा हमारी तगड़ी टीम थी, कुछ हमने मिस्टेक्स की, उन्होंने उसको कैश इन किया, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बहुत ऊपर चला गया। अब हमारा जो है टैलेंट वो वाला नहीं है जो उधर से आ रहा है। देखिए, इंडिया की टीम की अगर आप बात करते हैं तो फास्ट बॉलिंग, वहाँ पे आपको इक्का दुक्का ही फास्ट बॉलर आपको मिलता था, स्पिन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, बैटर्स उनके हमेशा वर्ल्ड क्लास जो है उन्होंने प्रोड्यूस किए।
लेकिन पिछले 15 साल से आप देखें उनके फास्ट बॉलर्स कितने सीजन आ रहे हैं, स्विंग भी करना आता है, रिवर्स स्विंग भी करना आता है, सब कुछ उनको आ गया। अब वो बन गई है वेल राउंडेड टीम, हम थोड़ा सा पीछे रह गए। अब हमें अगर उनको हराना है, हमें टाइम वो वाला याद करना पड़ेगा जब श्रीलंका की टीम जो थी उनमें भी वीकनेसेस थी, बैटिंग बहुत ज़्यादा थी, बॉलिंग तगड़ी नहीं थी, उन्होंने प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त की और उसके बाद उन्होंने कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया। अब हमें प्लान करके जो है वो जीतने की कोशिश करनी है। अब सिर्फ टैलेंट के ऊपर रिलाई करके हम लोग जीत नहीं सकते। टैलेंट और जज्बे के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। अब बुनियादी तौर पे टेक्निक्स को सीखना है तो उसी तरीके से गेम भी परफॉर्म करनी होगी। तो ब्रेक के बाद हम कल के मैचेस के हवाले से बिलखुसूस बात करेंगे। ओमानी क्रिकेटर्स हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह हमने बात की कि ग्राउंड कंडीशंस क्या थी और किस तरह शायकीन पुरजोश होंगे, कल के दिन कौन सा मार्का ज़्यादा गर्म रह सकता है, कौन से खिलाड़ी ज़्यादा पुरजोश होंगे, इस सब पे बात हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम बराह रास्त जुड़ चुके हैं। ओमानी क्रिकेटर्स ने हमें ज्वाइन किया है ओमान से। वाइस कैप्टन हैं आकिब इलियास साहब और ओमानी क्रिकेटर हैं सुफियान महमूद साहब। बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आकिब साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। अब मैच आपका क्वालिफाइंग राउंड में है, ग्राउंड कंडीशंस आपके हिसाब से कैसी हो सकती हैं, कितने पुरजोश हैं? ग्राउंड कंडीशंस का होम ग्राउंड को लेकर क्या आपको एडवांटेज है या अभी कुछ अंडर प्रेशर है? हाँ बिल्कुल, जो है होम ग्राउंड जो है वो हमेशा इंसान को जो है यूजफुल ही होता है, क्योंकि हम लोग जो है शुरू से इस ग्राउंड में खेल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया और रिसेंटली लास्ट 3 मंथ से हम उस विकेट पे ट्रेन कर रहे हैं और हमें ग्राउंड सिचुएशंस पता है। ऑब्वियसली जब जो टीम्स यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट थिंग इज द टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो लोग जो है एक ठंडी जगह से हैं, तो मतलब फर्स्ट थिंग जो है वो ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे सही से और उनके लिए इतना ईजी नहीं होगा, जो कि हम देख चुके हैं कि उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं 1-2 ओवर के बाद जो है वो थकने लग जाते हैं, टायरी फील करने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग उस गर्मी में ट्रेन कर चुके हैं, उसके बाद जो आउटफील्ड है और उसके बाद जैसे विकेट बिहेव करती है, तो हम लोग उस सब चीज़ों से जो है हम लोग अवेयर हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत यूज़फुल होगा हमारे लिए, और स्पेशली जब हमारी होम क्राउड होगी और जब हमें चीयर करेगी तो इंशाल्लाह वो इलेक्ट्रिक जिश होता है, मतलब वो हमें होगा इंशाल्लाह कि हम लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट दे पाएँ अपना, और इंशाल्लाह ज़रूर वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। Sufyan, first of all, thank you very much for your time. Oman must be a buzz that for the first time Omani national team is actually featuring in an ICC tournament at this big stage. Definitely sir, first of all ये है कि मैं आपको बताऊं, I can speak in Urdu as well. तो you surprised me. Yeah, I'm from You must have been around Sialkoti boys for a long time. Yes, the one next to me is from Sialkot by the way. So तो सर ऐसा है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स ये ओमान इज द फर्स्ट एसोसिएट कंट्री जो वर्ल्ड कप होस्ट कर रही है इन दिस आई मीन ओवर द इयर्स। तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है सबके लिए, हमारी कंट्री के लिए एक प्राउड मोमेंट है। एज ए किड जब हम लोग यहाँ हमने अपने टाइम गुजारा, अपने लाइफ यहाँ गुजारी, तो हमारी एक ड्रीम थी कि हम वर्ल्ड कप खेलें। अब के वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ऊपर से अपनी ही कंट्री में वर्ल्ड कप है, तो बहुत एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट हैं कि अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो ज़रूर दूसरे राउंड में क्वालिफाई करेंगे। आखिर क्या समझते हैं कि कल के मैच में आपके डेंजरस प्लेयर कौन से हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि काफ़ी अरसा कोविड के दौरान बगैर शायकीन के मैचेस की प्रैक्टिस होती रही या मैच खेले जाते रहे, एक तो कल शायकीन भी होंगे, दूसरा डेंजरस प्लेयर आपकी टीम के तुरम के पत्ते कौन से हैं? फर्स्ट थिंग तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम लोग लास्ट 2 ईयर्स से तो क्रिकेट नहीं खेल पाए, कोविड की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है स्पोर्ट्स बंद हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट थिंग इसके क्रिकेट स्टार्ट होगी, और अब हम लोग जो है आपको पता है कि जब क्राउड ज़्यादा हो तो प्रेशर होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोर्ड ने जो है टेस्ट प्लेइंग नेशन श्रीलंका के अगेंस्ट हमारे मैचेस हुए तो वो टोटली जैम पैक था। हम यकीन नहीं कर रहे थे कि इतनी क्राउड थी, और वो मतलब आधी क्राउड जो थी वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रही थी, आधी हमें सपोर्ट कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल था कि वो जो प्रेशर क्राउड का होता है इंशाल्लाह हमें वो नहीं होगा, और आई होप कि कल के मैच में तो सारी क्राउड जो है वो हमें सपोर्ट करेगी।
एंड अदर थिंग इज़ के ऑलमोस्ट हमारे सारे प्लेयर्स ही मेन प्लेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट जितने मैचेस खेल रहे हैं तो वो टीम अच्छा कर रही है, लेकिन मैं जो टारगेट मतलब जो मेरे मेन है, मेरे फेवरेट भी हैं, जो मुझे पता है इंशाल्लाह मैच विनर्स हैं, वो एक जतिंदर सिंह है, वो बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं कभी कभी। उसके बाद हमारे पास ईशान मकसूद हैं जो टीम के कैप्टन हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और जेन्युइन लेफ्ट आर्म है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर हमारे पास पावर हिटर हैं नसीम खुशी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड फयाज भी अल्हम्दुलिल्लाह को पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो माशाल्लाह टीम बहुत अच्छी है। और बिलाल खान है जो मेन हमारा फास्ट बॉलर है, जो कि ओडीआई रैंकिंग्स में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रैंक पे इस टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ओवरऑल खबर जो है माशाल्लाह वो भी ऑलराउंडर्स में, टॉप ऑलराउंडर्स में। तो माशाल्लाह हमारे पास परफॉर्मर्स हैं, जो कोई भी एक लड़का भी अगर अच्छा करता है उसका डे हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग मैच इजीली विन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अभी जिक्र किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी स्पिनर्स की तरफ जो है टिल्ट करना शुरू कर देती हैं, गेंद इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आता। तो आप समझते हैं कि आपके स्पिनर्स इस काबिल हैं कि पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम जो है उनको सरप्राइज़ कर देंगे? सर जी असल में यहाँ पे नो डाउट गर्मी है, लेकिन असल बात ये कि हमने ये जो टीम है जैसे पापुआ न्यू गिनी है या स्कॉटलैंड है या इवन आप कह लें जो दूसरे एसोसिएट टीम्स हैं, उनके साथ हमने बहुत सारे मैचेस रिसेंटली खेले और हम खेलते आए हैं। तो जहाँ तक विकेट्स की बात है, ऑफकोर्स टर्निंग विकेट्स हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट है उसमें विकेट में मतलब बहुत इनिंग्स में इतना फर्क नहीं पड़ता विकेट को। एंड आई एम श्योर कल के मैच में इन्होंने हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ऑफकोर्स उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली विकेट बनाई होंगी। इट्स ऑन द स्लोअर साइड बट इट्स नॉट वेरी स्लो। तो स्पिनर्स का रोल है, डेफिनेटली स्पिनर्स का रोल है, और हमारा भी ये जो है ना स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग साइड फास्ट बॉलिंग। तो चाहे वो स्पिन हो, विकेट में तो ज़्यादा ब्रेक हो या विकेट सीमिंग हो, हमें दोनों तरह से एडवांटेज है। और रिसेंटली भी जो हमने पापुआ न्यू गिनी को फेस किया था तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तीनों मैच जीते थे, जो वर्ल्ड कप से पहले जो बिल्डअप था। तो वी आर रियली कॉन्फिडेंट। बस ये है कि उस दिन पे कल के दिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, वी आर कॉन्फिडेंट। एक और क्वेश्चन जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा कि T20, क्योंकि आप इतने बड़े स्टेज के ऊपर पहली दफ़ा खेल रहे हैं, और T20 जो है वो मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं प्लेयर्स, वो समझते हैं कि इसमें छक्के ही मार रहे हैं। तो क्या आप छक्के मारने जाएंगे या प्रॉपर क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे? नहीं सर, एक्चुअली कुछ प्लेयर्स के साथ ये होता है, लेकिन मैं अपनी एक शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट गेम जब हमने खेली, हम श्रीलंका अगेंस्ट फर्स्ट मैच जो खेले, तो उसमें मैंने 2 से 3 डॉट बॉल्स की। तो उसके बाद मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मुझे हिट ही करना है, क्योंकि मेरे 2-3 बॉल डॉट हो गए। तो जब आउट होने के बाद बाहर आए तो मेरे कोच ने कहा कि आप ऐसे प्लेयर हो कि अगर आप कुछ बॉल्स ले भी लेते हो तो उसके बाद एक ओवर में ही आप जो है वो कम्पनसेट कर सकते हो। तो लास्ट मैच जो हमने नीदरलैंड के अगेंस्ट खेला था उसमें मेरे स्टार्टिंग के 10 बॉल्स में 2 रन थे बस, और मुझे बहुत प्रेशर था कि यार मुझे बाउंड्रीज नहीं आ रही। लेकिन मैंने अपने माइंड में ये रखा कि अगर मैं एक ओवर भी अच्छा आ जाता है तो बॉल्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद समथिंग अराउंड 40 बॉल्स में मेरा कुछ 80 रन था। तो मतलब 20 ओवर्स में बहुत सारी बॉल्स होती हैं, हमें सिर्फ जो है टेम्परामेंट होना चाहिए कि ये T20 ऐसी गेम है कि आप एक ओवर में 2-3 सिक्स भी मार दो तो वो सारा कुछ कवर हो जाता है और आपकी टीम के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। आखिर एक आखिरी सवाल, क्या समझते हैं क्वालिफाइंग राउंड के अंदर कल के मैच को छोड़ के जो आगे वाले आपके मैचेस हैं, कल के मैच के लिए तो बहुत सी दुआएं आपके लिए, आने वाले मैचेस में कौन सी टीम आपको टफ लगती है? आई थिंक स्कॉटलैंड और बांग्लादेश दोनों बहुत टफ टीम्स हैं। बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट टेस्ट मतलब वो तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है और माशाल्लाह वो उसमें वर्ल्ड लेजेंड्स भी हैं इस टाइम, साकिब उल हसन है, मुस्तफिजुर है और सारे हैं माशाल्लाह, उनको बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन स्कॉटलैंड भी वेरी गुड साइड है, उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड लीग्स खेल रहे हैं, T20 बहुत अच्छा खेलते हैं माशाल्लाह वो। तो लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह, क्योंकि श्रीलंका के खेलने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर हम टेस्ट प्लेइंग नेशंस को इतनी अच्छी फाइट दे सकते हैं तो हम एसोसिएट्स के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हम उन्हें हराते भी आए, उनके साथ खेलते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये कि हमें अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करना है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो ओमान इंशाल्लाह मेन राउंड में होगा। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी ये फीलिंग आ रही है जिस तरह आप बातें कर रहे हो और जितनी इंटेलिजेंट गुफ्तगू आप कर रहे हो और क्रिकेट के बारे में जिस तरह बात कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं अगले राउंड में ज़रूर जाओगे। तो अगले राउंड में जब जाओगे तो कॉन्फिडेंस वही लेके जाओगे? जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप सेकंड राउंड में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर तो ऑलमोस्ट आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपका मोरल बिल्कुल हाई हो जाता है और लोग जो हैं वो आपको मतलब बहुत पॉजिटिवनेस है हर तरफ से आपको, क्योंकि आप टेस्ट प्लेइंग नेशंस, आपके आइडियल्स जो खेल रहे होंगे आपके अगेंस्ट वो आपको खेलने को मिलेंगे और सब कुछ होगा, तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस उससे डबल होगा। और मेन थिंग यही है कि हम लोगों को एक्सपोजर ही वहाँ मिलेगा। अगर हम लोग एक टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं
जैसे अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया तो इतना एक्सपोजर मिला कि शायद ही एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट सेंचुरीज करने पे नहीं मिला हो। तो उन्होंने बोला सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क है, बाकी आप लोग की क्रिकेट आउटस्टैंडिंग चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग है और सही डायरेक्शन में हो। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा सुन के, काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है सुन के कि वाकई में हमने उनको जो है ना वो टफ टाइम दिया, वन साइडेड मैच नहीं हुए। तो जब हरीफ आपकी तारीफ करने लगे तो बेशक आप दाद के मुस्तहिक हैं कि हरीफ ने आपकी टेक्निक्स को देखते हुए आपकी तारीफ की है। तो हम भी उम्मीद करते हैं, बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके लिए कि कल का मैच आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो और जिस तरह का जोश और जज्बा आपका दिखाई दे रहा है तो कल वैसी ही डिलीवरी भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आकिब और सुफियान इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। जैसा कि आमिर भाई बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, एक टीम ऐसी कि जिसने अभी बिगिनर है वो, और T20 का एक बड़ा मार्का, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी टीम्स और क्वालिफाइंग राउंड में आपका जोशो जज्बा इतना, क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी बीच में है तो जोशो जज्बा इस वजह से है या फिर वजह कुछ और है? देखिए, आपको जो ये जोश और जज्बा और कॉन्फिडेंस तभी आपको आता है जब आप अपनी टेक्निक और अपनी गेम के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और फिर आपको अपनी टीम की कैपेबिलिटीज़ का भी पता हो और जिनके खिलाफ खेल रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी हो तो फिर यू स्टार्ट टू ऊज विद कॉन्फिडेंस। और ये लग रहा है, और जिस तरह वो बता रहे थे, चंदीमल ने भी तारीफ़ की, उनके बैट्समैनों ने स्कोर किया और जो उन्होंने ख़ास बात की कि मैं 8-10 गेंद खेल गया और सिर्फ 2 रन किए, लेकिन मैंने अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन रखा और मैंने जाके उसको कॉम्पनसेट कर लिया इन दी एंड। सो ये चीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली इस तरह की पिचेस के ऊपर जो हमने पहले भी बात की कि आपको जो है डॉट बॉल अगर आप खेल गए हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने स्कोर बोर्ड को चलाते रहना है, उसमें आपको बाउंड्री मिलती जाएगी, आप एक अच्छा टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगा के अपने आप को जीतने की पोजीशन में ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर गेंद के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करनी है। तो आप क्या समझते हैं कि कल का मैच जो ओमान का है पापुआ न्यू गिनी के साथ, वो मैच दूसरी हरीफ टीम आपको किस हद तक इनके मुकाबले में कमज़ोर या ताकतवर लगता है? देखिए, पापुआ न्यू गिनी जो था वो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, सही, तो ऑस्ट्रेलिया का कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का थोड़ा बहुत स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड पे वो देखते हैं कि इंग्लैंड में जो सिलेक्ट ना हो सके वो वहाँ पे आ गए। ओके, वो थोड़ा सा इफेक्ट तो है। अब जब इफेक्ट होगा तो आप अच्छी क्रिकेट की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आउटस्टैंडिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट देखने को मिलेगी, आई थिंक उसमें अभी उनको टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। तो नाज़रीन, हम हस्बे वादा बढ़ते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसका हमने वादा किया था कि हम सवालात लेंगे नाज़रीन के, शायकीन क्रिकेट के, वो जो डाई हार्ड फैन हैं, वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर क्या सवालात अपने अंदर रखते हैं। तो जवाब हम 5th अंपायर की तरफ से जानेंगे। तो पहले सवाल मुलाहिजा करते हैं कि शायकीन के सवाल क्या। पाकिस्तानी टीम के तमाम जो कोचेज़ हैं वर्ल्ड कप के आने से पहले ही तब्दील क्यों हो गए हैं? ये तो हमारी टीम का अच्छा इमेज नहीं जाएगा ना। Why the cricketing authorities in Pakistan till date not been able to prepare wickets like the ones found in Australia, New Zealand, South Africa and England? अमीर सोहेल साहब, वर्ल्ड कप में आपने तो फ़खर जमान को खिलाया है, लेकिन मैंने सुना है बाबर आजम से कि ओपनिंग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम करेंगे। क्या फ़खर जमान को आपने बिठाने के लिए खिलाया है? नेशनल T20 में जो है ना सबसे ज़्यादा रन सबज़्यादा फरहान ने किया और सेलेक्टर जो है ना उसने जो वर्ल्ड कप के लिए वो सेलेक्ट नहीं किया, उन प्लेयर को सेलेक्ट किया जिन्होंने T20 में इस सीज़न में इस 50 भी नहीं बनाए। आमिर भाई, सवाल बुनियादी तौर पे ये वही जो हमने पहले डिस्कस भी किया कि अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, कोचेज़ को लेकर वो बार बार जो तब्दीलियाँ इतने बड़े इवेंट से पहले हो रही हैं। अब वो शायकीन भी वही पूछना चाह रहे हैं कि ये तब्दीलियाँ एक बड़े इवेंट पे किस हद तक असरअंदाज हो सकती हैं? देखिए, असरअंदाज तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट मोमेंट के ऊपर कोच, हेड कोच, बॉलिंग कोच का जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ख़ुद रिज़ाइन किया तो फिर इनको पाकिस्तान क्रिकेट के करीब नहीं आना देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है, इतना बड़ा इवेंट है और आप उससे पहले आप चिकन आउट कर गए, ये तो क्रिकेट के साथ ज़्यादती है और आपने जो जॉब ली थी उसके साथ ज़्यादती है। और अगर क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है, उनका इन्फ्लुएंस था इस सारी चीज़ में, तो फिर आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद ही उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अभी तो मैं समझता हूँ कि जितने भी कंट्रोवर्शियल सवाल हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये कंट्रोवर्शियल सवाल हम एक तरफ रख देते हैं। दूसरा एक टेक्निकल सवाल है जो पिचेस के ऊपर उसने किया। वो सवाल ये कि हमारे जो नेशनल कप अभी हुआ, क्या हमारी
पिचेस का मायार वो था जो बैनुल-अक़वामी सतह पर होता है, या अभी हमने जहां पे जाके खेलना है क्या उसकी मुनासबत से बनाई गई? देखिए, बात यह है कि आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे एक लीग हो रही थी एमिरेट्स में, दुबई, शारजाह और अबू धाबी में। आपको ये देखना था कि वहाँ पे पिचेस किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और आपने ये जो नेशनल T20 कप करवाया उसमें 100% अगर नहीं तो 50% इस तरह की पिचेस बनाई जाती जहाँ पे प्लेयर को फील आती और उसको पता लगता कि मैंने वहाँ पे जाके क्या करना है और उसके लिए उसकी तैयारी होती। हमने ये वी मिस्ड ट्रिक, लेकिन लेट्स होप कि वहाँ पे जो प्रैक्टिस मैचेस हमें मिलेंगे उसमें हम लोग प्रैक्टिस जो है वो हासिल कर लेंगे। लेकिन ये ओवरऑल डायलेमा है कि हमारी जो पिचेस हैं वो हमेशा से जो हैं वो अंडर प्रिपेयर्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है। एंडी एटकिंस आए थे 2002-03 के अरसे में, उन्होंने आके पाकिस्तान पिचेस को थोड़ा सा उसमें जान लेके आए थे, जहाँ पे गेंद ने निकलना शुरू किया था और फॉरेन टीम्स आके यहाँ पे एंजॉय करना शुरू हुई थी। हमें इसके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग पिचेस, सिर्फ मैचेस वाली पिचेस नहीं, आपने प्रैक्टिस वाली जो पिचेस हैं और क्लब की जो पिचेस हैं उनको इम्प्रूव कराना है। जब अच्छी पिचेस के ऊपर प्लेयर खेलेगा या बॉलर बॉल करेगा, उसके सीखने के ज़्यादा चांसेस हैं। और तीसरा सवाल, बाबर आजम यानी कैप्टन ने यह कहा कि ओपन करेंगे मैं और रिजवान, तो फ़खर जमान को खिलाया गया, तो अगर फ़खर जमान को आपने ओपन नहीं करवाना तो किस लिए खिलाया? देखिए, खिचड़ी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि मैं और रिजवान ही ओपन करेंगे, तो अब आप उसको इम्प्रोवाइज़ करना है ना। हैदर अली अच्छी फॉर्म में है, वो नंबर 3 के ऊपर आप उसको लेके आए। उसके बाद शुएब और हफीज़ हैं, 4 और 5 पे वो आएंगे। छठे नंबर के ऊपर अब आपने फैसला करना है कि अगर लेकिन ऑपोजिशन के पास कप में भी तो लेग नीचे स्पिनर, खेल रहे हैं ना। नहीं, वो ठीक है, अगर लेग स्पिनर हैं ऑपोजिशन के पास तो आप फ़खर जमान को खिलाएंगे, अगर ऑफ स्पिनर हैं तो आप आसिफ अली को खिला देंगे। अब इतनी इंटेलिजेंस तो मेरा ख्याल है इनमें होनी चाहिए हाउ टू गो अबाउट इट। आखिरी सवाल, कल का मैच बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पैपुआना न्यू गिनी और ओमान, टिप ऑफ द डे क्या है? आमिर साहब रेट क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या है कि कल का मैच दोनों तरफ से किसके नाम हो सकता है? ओमान एंड बांग्लादेश, इजी पिक है, यानी सीधा ओमान एंड बांग्लादेश। तो नाज़रीन, फिर कल देखते हैं कि ओमान और बांग्लादेश के जो मैचेस हैं अपने अपने हरीफ के साथ वो किस नतीजे पर पहुंचेंगे। कल आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, कल के मैचेस का रिव्यू मिलेगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके सवालों के जवाबात भी मिलेंगे फिफ्थ अंपायर के जरिए। तो आज के इस फिफ्थ अंपायर के प्रोग्राम से मेजबान यासिर रशीद और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।